हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स पे बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं इस कंपनी का आईपीओ पिछले साल सितंबर 2020 में आया था और तब से लेके अगर हम अभी तक देखें तो कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। और तब से लेके अगर हम अभी तक देखें तो कंपनी के स्टॉक में अराउंड 25% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। सो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी का 52 वीक हाई देखें जो कि 731 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, और ये प्राइस से अगर हम अभी के करंट प्राइस से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स है जो परेशान है यहाँ पे कि आगे हमें ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए या फिर लॉस में बेच के एग्जिट कर ले। सो मैं अपनी तरफ से कुछ व्यू पॉइंट रखने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वो चीज़ें सही लगती है तो आप डेफिनेटली उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको सही नहीं लगती है तो आप उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हो। सो आगे बढ़ने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप मनी टॉक्स इंडिया में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और उसी के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसी के साथ साथ चैनल पे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हुई है जैसे कि एफएनओ ट्रेडिंग बैन क्या होता है, उसी के साथ साथ फंड एंड सिक्योरिटी बैलेंस जो आपको एनएससी और बीएससी से ईमेल मिलता है उसके रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो अपलोड हो गई है। और आप चाहो तो यहाँ पे फेडरल बैंक और एचडीएफसी एएमसी के रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एक बार हम सबसे पहले कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं और पिछले 10 साल में कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2011 में कंपनी की सेल्स अराउंड 22 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी, जो कि फास्ट फॉरवर्ड टू अगर हम 2021 में देखें तो 243 करोड़ है। यानी कि हम बोल सकते हैं पिछले 10 साल में कंपनी की जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है। और उसी के सामने अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो 2011 में अराउंड 1 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था और 2021 में देखें तो 56 करोड़ है। यानी कि ये कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 50 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। सो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स और प्रॉफिट है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ अगर हम पिछले 5 साल का भी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्स में अराउंड 20% के CAGR से ग्रोथ देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें पिछले 5 साल की तो यहाँ पे आप देख सकते हो 77% के आसपास। सो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि पिछले 5 साल में भी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी बेसिकली 3 टाइप के केमिकल बनाती है। पहला है CMIC केमिकल, दूसरा है HMDS केमिकल और तीसरा है ब्रोमाइड्स। अगर हम CMIC और HMDS की बात करें तो इनका यूज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, और अगर हम ब्रोमाइड्स की बात करें तो इनका ऑयल फील्ड्स में यूज़ होता है। सो यहाँ पे अगर हम HMDS सेगमेंट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 50% जितना कंट्रीब्यूट करता है, और वही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल रेवेन्यू 243 करोड़ का है और HMDS केमिकल से अराउंड 121 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। और उसी के साथ साथ अगर हम CMIC की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है अराउंड 84 करोड़ के आसपास। यानी कि ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 30-40% के आसपास टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम ये दोनों का टोटल करें तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास कंपनी का बिजनेस ये दोनों सेगमेंट से आता है। सो अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कंपनी का मार्केट शेयर कैसा है ये दोनों सेगमेंट में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि HMDS जो कंपनी केमिकल बनाती है उसमें ये इंडिया में एक ही सिंगल मैन्युफैक्चरर है जो ये केमिकल बनाती है, और उसी के साथ साथ अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो ये थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है HMDS केमिकल का। और उसी के साथ साथ अगर हम CMIC केमिकल की बात करें तो इंडिया में ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और वर्ल्ड वाइड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और उसी के साथ साथ जो इनका तीसरा सेगमेंट है ब्रोमाइड का, जिसमें जिंक ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड जैसे केमिकल्स बनाती है, सो इसमें भी आप देख सकते हो कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इंडिया में देखने को मिल रही है। सो क्लियरली हम बोल सकते हैं ये तीनों सेगमेंट में कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही लार्ज लेवल पे है और ऑलमोस्ट इसमें कंपनी मार्केट लीडर देखने को मिल रही है। सो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि कंपनी ने जो IPO से पैसे रेज़ किए थे उससे कंपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रही है। और वही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी जो HMDS का केमिकल मैन्युफैक्चर करती है उसमें 600 मिलियन टन की कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रही है हाई प्योरिटी HMDS मैन्युफैक्चर करने के लिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी कुछ और भी नए प्रोडक्ट डेवलप कर रही है जैसे कि 4CBC और 25DHT केमिकल्स जैसे।
अब एक बार हम कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में अराउंड 46 करोड़ के आसपास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी, जो कि मार्च 2021 में डिक्रीज़ होकर 6 करोड़ हो गई है। सो यहाँ पे जो बोरोइंग्स कंपनी की डिक्रीज़ हुई है उसका मेजर रीज़न यही है कि कंपनी ने जो आईपीओ से पैसा रेज़ किया था उससे कुछ कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी डिक्रीज़ करी है पे ऑफ करके। अब एक बार हम कंपनी की टोटल असेट देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। 2016 से भी अगर हम कंपेयर करें तो 13 करोड़, 22 करोड़, 64 करोड़, 89 करोड़, और अगर हम मार्च 21 में देखें तो 95 करोड़ के आसपास। सो ट्रेड रिसीवेबल्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर अब कंपनी ने टोटल सेल्स 100 रुपये की करी है तो उसके सामने क्रेडिट सेल्स कितनी है। सो वो डेटा आपको यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स में देखने को मिलता है, बेसिकली कितनी क्रेडिट सेल्स है। सो जैसा कि हमने देखा था कि कंपनी के मार्च 2021 में 243 करोड़ की टोटल सेल्स थी, और उसमें से अगर हम अभी ट्रेड रिसीवेबल्स का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट आप 100 करोड़ पकड़ के चल सकते हो, यानी कि 45 to 50% के आसपास कंपनी की क्रेडिट सेल्स देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे एक वो बहुत बड़ा रिस्क देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने देखा कि भाई कंपनी की सेल्स तो चलो अच्छे से इंक्रीज़ हो रही है पिछले 5 साल में, बट हमको ये भी देखना होगा कि कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज़ हो रहे हैं या फिर इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 5 साल में ट्रेड रिसीवेबल्स भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से इंक्रीज़ हो गए हैं। सो सेल्स तो बढ़ती जा रही है बट उसी के साथ साथ उधारी में सेल्स कंपनी की इंक्रीज़ हो रही है। सो वो एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्क देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी हमने देखा कि कंपनी की जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं क्योंकि कंपनी क्रेडिट पे सेल्स इंक्रीज़ कर रही है। बट ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अगर क्रेडिट पे सेल्स कर रही है तो वो कंपनी ख़राब हो गई। हमें ये देखना ज़रूरी है कि भाई वो क्रेडिट पे सेल्स कर रही है बट उसके सामने वो पैसा कितने दिन में वापस आ रहा है। यहाँ पे डेटर डेज हमें वही बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम मार्च 2011 में देखें तो डेटर डेज 58 डेज़ के थे, यानी कि 58 डेज़ में कंपनी को पैसा वापस मिल जाता था। और अगर हम फास्ट फॉरवर्ड टू मार्च 2021 करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 142 डेज़ के डेटर डेज़ हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 140 दिन में कंपनी का पैसा वापस आता है। यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम दूसरी केमिकल इंडस्ट्री की भी बात करें तो वहाँ पे डेटर डेज़ इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे एक वो भी बहुत बड़ा रिस्क पॉइंट देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे कंपनी के डेटर डेज इंक्रीज़ होते जाते हैं उतना ज़्यादा कंपनी की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी को पैसा 140 दिन में आता है, पर कंपनी के जो सप्लायर है उनको तो कंपनी को पैसा 70 दिन में देना पड़ता है। इसलिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होती जाती है। और अगर आप ओवरऑल होता क्या है कि करंट असेट में अगर आपका बहुत ज़्यादा पैसा फंसने लग जाएगा तो आपकी एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगी और आपको वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ पे आप वही चीज़ देख सकते हो कि पहले कंपनी का वर्किंग कैपिटल 59 डेज़, 84 डेज़, 94 डेज़ था, अब वो इंक्रीज़ होकर 181 डेज़ हो गया है। यानी कि पहले 94 डेज़ में तो कंपनी का पैसा आ जाता था, अब वही पैसा कंपनी का 181 डेज़ में आता है। बहुत ज़्यादा आपको कैश चाहिए होता है। उसी रीज़न की वजह से ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती है और आप उन पैसों को अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बतानी है। जैसा कि हमने देखा कि भाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। इसका रीज़न हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक बार हम कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल की तरफ चलते हैं जहाँ पे उनके मैनेजमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो उनके मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 75 डेज़ की थी, वो इंक्रीज़ होकर 200 डेज़ हो गई, यानी कि पहले 75 दिन में पैसा आता था, वो इंक्रीज़ होकर अब 200 दिन हो गया है। वो चीज़ के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को ये मिल रही है कि जो कश्यप जवेरी है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उनका कहना ये था कि एक्चुअली सोचने वाली बात यह है कि कंपनी के पिछले 3 साल से सेल्स डिक्रीज़ हुई है। 300 करोड़ से सेल्स डिक्रीज़ होकर 240 करोड़ हो गई है, उसके बावजूद भी कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होती जा रही है। ऐसा क्यों? उसी के रिलेटेड यहाँ पे अगर हम मैनेजमेंट का आंसर देखते हैं तो आप खुद भी वो आंसर देख के चौंक जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट ने एक लाइन में सिर्फ आंसर बोला कि हमें इस मैटर में देखना पड़ेगा और इसके रिलेटेड हम सेपरेट क्वेश्चन एंड आंसर के रिलेटेड सेशन कर सकते हैं, यानी कि इसके रिलेटेड मैनेजमेंट ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। वो चीज़ को लेके यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा रिस्क देखने को मिल रहा है और एक डाउट वाला फैक्टर आ जाता है कि भाई यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्यों कोई क्लियर आंसर नहीं दिया। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है।
अब एक बार हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर्स की होल्डिंग 74% के आसपास है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 0.21 है और पिछले चारों क्वार्टर से कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है। उसी के साथ साथ DIA का इन्वेस्टमेंट देखें तो 1.26 देखने को मिल रहा है और पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर हम पब्लिक की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14% से इंक्रीज़ होकर 24% हो गया है। सो यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियरली बोल सकते हैं कि पब्लिक ये कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग कर रही है। सो मे बी उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स को चीज़ें नहीं पता होती और वो डिटेल में नहीं देखते हैं, तो वो यही देखते हैं कि भाई चलो 300 रुपये 400 रुपये का स्टॉक है, जाके ख़रीद लो, केमिकल इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी चल रही है तो ये स्टॉक भी खरीद लो। और वो ऊपर ऊपर से सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि भाई चलो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। सो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में देखना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आपको कभी भी कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं पता चलेगी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें सिर्फ इतना बताता है कि भाई ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि कल उठ के आप जाके 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दो, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दो। लेकिन आपका फिल्टरेशन करने के लिए ईजी हो जाता है कि भाई चलो कंपनी अच्छी है या फिर ख़राब है। यहाँ पे हम वैल्यूएशंस के रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो पी रेशियो अराउंड 27 के आसपास देखने को मिल रहा है और इंडस्ट्री का जो पी रेशियो अराउंड 25 का। सो इंडस्ट्री के हिसाब से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि कंपनी फेयर वैल्यूएशंस पे देखने को मिल रही है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलें, जैसा कि मैं आपको हर बार वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी का अगर पी रेशियो बहुत ज़्यादा है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, और कोई भी कंपनी का पी रेशियो अगर कम है तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है। सो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें तो पीडीलाइट इंडस्ट्री डेफिनेटली हम जानते हैं कि एक मोनोपोली कंपनी है। सो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे आपको हाई पी रेशियो देखने को मिल रहा है। आरती इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, सो यहाँ पे भी अच्छा खासा पी रेशियो देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल पॉइंट ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि हमने कैमकॉन में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखे हैं, उस रीज़न की वजह से मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशंस देखने को नहीं मिल रही है। फाइनली अगर हम कंक्लूजन पे आ जाएं तो एक चीज़ बोल सकते हैं कि डेफिनेटली कंपनी का जो बिज़नेस है उसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है। उसका रीज़न ये है कि HMDC जो कंपनी केमिकल मैन्युफैक्चर करती है उसमें इनका 100% मार्केट शेयर है पूरे इंडिया में, और CMIC जो मैन्युफैक्चर करती है उसमें अराउंड 80% मार्केट शेयर है। तो क्लियरली कंपनी के पास बिज़नेस पोटेंशियल तो बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि कंपनी का फाइनेंशियल्स भी ख़राब है, हम एटलीस्ट बोल सकते हैं कि ओके फाइनेंशियल्स कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? सो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मान के चलो आपने ये स्टॉक में 600 या 700 रुपीज़ के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो आपको एटलीस्ट लॉस में तो बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए। सो उसका रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ही ख़राब है कि आप जाके आज का आज लॉस बुक कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है, बट अभी चीज़ें बहुत अनसर्टेन है, यानी कि मैनेजमेंट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा, थोड़े बहुत शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिस्क देखने को मिल रहा है, वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड रिस्क है। सो ये सारी चीज़ों के हिसाब से अभी हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको बोल सकता हूँ कि हाँ, डेफिनेटली ये बिज़नेस में अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है और आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये स्टॉक कमबैक कर सकता है। वो कब करेगा, क्या होगा, वो किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 700 का आपके सामने 400 रुपये पे भी आ गया है और कल उठ के ये 400 का 800 भी चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अगर स्टॉक कल 800 पे चला जाता है तो कंपनी का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी है। किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर नीचे गिर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भाई कंपनी ख़राब हो गई। सो किसी भी कंपनी के बिज़नेस परफॉर्मेंस को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है। सो एज ए इन्वेस्टर आपको वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म की बेसिस पे आप कभी भी इतना डिसीजन नहीं ले सकते हो कि चलो बेच के एग्जिट कर लिया, चलो बेच के प्रॉफिट कमा लिया। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कहना चाहूँगा कि मान लो कि आपकी प्राइस से ये स्टॉक अराउंड 20-25% के आसपास करेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे आपको एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सो मेरे हिसाब से एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो आपको अपनी बाइंग प्राइस को एवरेज करना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और ज़्यादा नहीं है कि भाई आपको ये स्टॉक में और ज़्यादा पैसा नहीं डालना है, तो आप अपना जो पुराना इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसको होल्ड करके चलो। आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये स्टॉक कमबैक करेगा तो आप उसमें अपनी एग्जिट कर लेना। लेकिन अभी के लिए आपको आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए और लॉस तो बिल्कुल भी बुक नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे सही लगता है। और दूसरी चीज़, अगर आपको यहाँ पे इस कंपनी में नया इन्वेस्टमेंट करना है तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं तो अभी बिल्कुल भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं सोचूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन देखने को मिल रही है।
और अगर आपको उसके बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं भाई कंपनी की अभी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, केमिकल इंडस्ट्री में रैली आएगी तो हमें ये स्टॉक बाय करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ रही है, यहाँ पे घोड़े गधे सब दौड़ रहे हैं। सो अच्छी कंपनीज़, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ उठाना जिनका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, जिनके आने वाले बिजनेस में भी आने वाले टाइम में ग्रोथ होगी, उन्हीं कंपनीज़ को लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके चलना। ये शॉर्ट टर्म की रैली और गिरावट में बिल्कुल भी ट्रैप मत होना। सो ओवरऑल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली आपको ये कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट पर रखना चाहिए, और जैसे जैसे इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री सही आती है, तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। और एक ख़ास बात ये भी ध्यान रखनी है कि अगर आप इन्वेस्ट भी करते हो इस प्राइस पे, तो लमसम तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके चलो, जैसे जैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है तो उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट आप और भी इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और अगर आपको केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स पे और भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।